सो डियर स्टूडेंट्स, E1 रिएक्शन के बाद अब बारी आ गई है E2। E1 को हमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। SN1 SN2 दोनों को हमने पूरी तरह बर्बाद किया और अब बर्बादी शुरू हो गई है E2 की। पूरी माइनर डिटेल में देखेंगे कि आखिर E1 और E2 में डिफरेंस क्या है, कहां जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कौन सी कंडीशन है जो E1 को फेवर करती है, कौन सी रिएक्शन कंडीशन होती है जो E2 को फेवर करती है, हाउ E2 इज डिफरेंट फ्रॉम SN2। जी हाँ, जैसे SN1 और E1 आपस में कंपीट करते हैं, इसी तरह E1 और E2 और SN2 भी आपस में एक कंपटीशन करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं। तो जरा एक बार पहले E2 को ऊपरी तौर पे समझ लेते हैं कि आखिर E2 है क्या। देखिए, जनरली होता ये है E2 में कि नाम है E2, E2 E2 E2, नाम तो है E2, लेकिन इसका मतलब है कि एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर, यानी कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड करने जा रहा है। यानी यहां पर जो रेट होगा वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। मींस अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसमें अल्काइल हैलाइड भी आता है और कहीं ना कहीं बेस। ये पहला डिफरेंस है, हाउ E2 इज डिफरेंट फ्रॉम E1। E1 में बेस पर रेट डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहां पर E2 में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेस पर डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जबकि E1 में जो बेस था वो वीक बेस था। कौन? पानी, मिथनॉल, इथेनॉल। ठीक है, वो वीक बेस हुआ करते थे, वो बेचारे इंतजार कर लेंगे कि पहले न्यूक्लियोफाइल चला जाए और फिर हम हमला करें, है ना। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है और नाम है E2, नाम है E2। इसका मतलब है कि यहां दोनों स्टेप, एक दोनों दोनों स्टेप जो है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेट होना और डीप्रोटोनेशन होना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे, दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे। यानी ये रिएक्शन नाम E2 है लेकिन होता एक स्टेप में है। जैसे SN2 नाम था SN2, ऐसा लग रहा था दो स्टेप में होगा लेकिन हुआ एक ही स्टेप में, क्योंकि एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हुआ था और दूसरे स्टेप में दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक कर दिया था। दोनों काम एक साथ हुए थे। यहां पर भी दोनों काम एक साथ होंगे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा और साइमल्टेनियसली जो बेस होगा, साइमल्टेनियसली जो बेस होगा वो इस H आयन को एलिमिनेट कर लेगा। यहां से कार्बन, ये X जाएगा तो धीरे धीरे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड। मींस इस तरीके से एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। मींस रेट यहां पर दो कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए नाम है E2। लेकिन इट डजंट मीन कि दो स्टेप में हो रहा है, ये होता एक ही स्टेप में है। E2 कंप्लीट इन वन स्टेप, E2 कंप्लीट इन वन स्टेप, ये एक ही स्टेप में होता है। तो क्या यहां पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता क्या? जी नहीं, यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अगर हमें कार्बोकैटायन ही बनाना तो फिर हम E2 क्यों को पढ़ रहे हैं, हम E1 को ही पढ़ लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर यहाँ पर क्या है? अगर कार्बोकैटायन नहीं है, यहाँ पर क्या होता है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से पहले एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इमेजिनरी स्टेट। एग्जैक्टली हम उसको आइसोलेट करके नहीं दिखा सकते कि दिस इज द इंटरमीडिएट, लेकिन वो एक ट्रांजिशन स्टेट है जो हम थ्योरेटिकली डेवलप कर लेते हैं। एल्कीन से पहले का एक ट्रांजिशन फेज, जिसमें अगर हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कभी ना कभी दिल लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या होता है, अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, इसमें ट्रांजिशन में क्या होता है, ये निकल के जा रहा होता है और ये तो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आएगा।
ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेस जो है, बेस यहां से इस H आयन को निकाल रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस कार्बन के पास आएंगे, तो धीरे धीरे यहां पर एक बहुत ही रोचक, बहुत ही रोचक कहानी देखने को मिलेगी। ये है ट्रांजिशन स्टेट कि धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी यहां पर भी दो बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं और एक वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसको कहते हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा होगा। तो थर्मोडायनेमिकली ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड क्लीवेज के लिए ज्यादा चाहिए, फॉर्मेशन में कम रिलीज होती है। तो थर्मोडायनेमिकली जो E2 होगा वो भी थर्मोडायनेमिकली फिजिबल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी साफ हो गया कि इसको भी हाई टेम्परेचर पे करना है, जैसे कि E1 को किया था। यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी फुल फ्लैज एल्कीन नहीं है। फुल फ्लैज एल्कीन से पहले आपको एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सा दिखाई देने लग जाएगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि एल्कीन जो जितना ज्यादा स्टेबल, जो एल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा, उस एल्काइल हैलाइड की भी उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी E2 में होगी। और कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा? देखो, तो सॉरी, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं, जितना एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होता है, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो देखो, अभी मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको। तो फिलहाल नाम E2 है क्योंकि ये बाई मॉलिक्यूलर है, रेट दो कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। इस मींस अगर मैंने बेस की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट भी डबल, अगर अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट बिकम 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ बेस वो बेस नहीं है जो इधर होते थे E1 में, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा दिमाग खराब हो गया स्ट्रॉन्ग बेस बोल बोल के। तो कौन से हैं स्ट्रॉन्ग बेस? देखिए, ये होगा जैसे मिथॉक्साइड, जैसे कि इथॉक्साइड, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, भाई बहुत जबरदस्त बेस। ठीक है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम अमाइड यानी कि NH2 माइनस, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बेस है, खाते पीते घर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और ये H आयन को एलिमिनेट करते हैं। ये वेट नहीं करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे कि भाई पहले X निकलेगा फिर हमला करेंगे ना। स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, पूरे दबंग हैं ये, फटाक से H आयन को निकालेंगे साइड बाय साइड और E2 मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन को लेकर चलेंगे। तो पूरा रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है, जबकि E2 दो स्टेप में होता था। अगर हम सोलवेंट की बात करें तो कैसा सोलवेंट हम E2 में यूज करेंगे? जैसा हमने यूज किया था SN2 में, यानी कि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर तो हो लेकिन H आयन ना देता हो, क्योंकि जो H आयन होते हैं ना छोटे छोटे, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यहां से वो H आयन को निकाल, लेकिन देखो जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो इसके पास भी नेगेटिव, और इसके लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, दिस सॉरी, ये अल्फा है तो ये बीटा है। हाइड्रोजन निकलता है बीटा से और हेलोजन निकलता है अल्फा से, इसलिए ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर बेस भी मान लो, क्योंकि बेस भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, अगर मैंने यहाँ पर ही बेस लिया, जिस साइड से मैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल को निकाल रहा हूं, अगर उसी साइड से बेस आ गया तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी। ये भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि जो बेस है हमारा वो उस साइड से H प्लस को नहीं निकालना चाहेगा जिस साइड से लिविंग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो बेस बेचारा बहुत चालाक होता है। बेस क्या करता है, इसने सोचा कि यार मैं यहां से अगर H आयन निकालूंगा तो इससे झगड़ा हो जाएगा मेरा, तो ऐसा करते हैं थोड़ा शांति से काम लेते हैं। तो बेस क्या करने लग गया,
उस एच को निकाल रहा है जो इससे बिल्कुल 180 डिग्री। ये बेस जो है, ऐसा नहीं कि वो इस एच को निकाल लेगी ना, ये उस एच को ढूंढेगा जो इस लीविंग न्यूक्लियोफाइल से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, और वो सबसे ज्यादा दूरी 180 डिग्री वाली होगी। यानी कि ये उसके बिल्कुल अपोजिट वाले एल उससे बिल्कुल अपोजिट वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से इसको निकाल लेगा। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पर सोलवेंट ए प्रोटिक लिया, अरे पोलर ले ले तो क्या हो जाता? अगर हम पोलर सोलवेंट ही ले लेते, यहां पर बेस हमने लिया है मान लो मिथॉक्साइड, ठीक है, मिथॉक्साइड हमने यहां पर ये ले लिया, और बेस आपने पोलर सोलवेंट आपने पानी मिथनॉल या कुछ और ले लेते, तो क्या आफत आ जाती? ये देखो, मान लो आपने ये ले लिया, तो ये पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट खुद क्या करेगा, वो इसी को अपने साथ जोड़ लेगा। ये जो पोलर सोलवेंट होगा, चाहे पानी हो चाहे मिथनॉल हो इथेनॉल हो, वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसी के साथ हाइड्रेशन कर देगा, वो बेस को ही पहले अटैक करने से रोक देगा। मान लो आपने पानी ले लिया ना, तो पानी इसी बेस के साथ हाइड्रेटेड, इसको ही हाइड्रेटेड कर देगा, और ताकि ये बेस यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एचआर निकाल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोलर ए प्रोटिक लेते हैं, ताकि वो इसको हाइड्रेट ना कर पाए, ताकि वो इसको चारों तरफ से घेर ना पाए। तो पोलर तो लिया, लेकिन ए प्रोटिक लिया, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, वो चारों तरफ से इसको घेर के हाइड्रेटेड कर देंगे, अटैक ही नहीं होने देंगे, एच को निकालने नहीं देंगे। तो इसीलिए हमने क्या लिया, पोलर ए प्रोटिक लिया। पोलर इसलिए क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो इस बॉन्ड को वीक कर देगा। कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को वीक करना जरूरी है भैया, जब तक इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक ये निकलेगा नहीं, फिर एल्कीन होगा कैसे? तो इसीलिए सॉल्वेंट लेते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, बिल्कुल वही सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जैसे कि हम SN2 में लिया करते थे, बिल्कुल वही लेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ, यानी कि एक बात समझ में आ गई, वो ये आ गई कि हमारा जो E2 होता है, इट इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है अल्फा से हेलोजन तो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम साइड पे नहीं होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब है कि अगर ये हेलोजन ऊपर है, तो इसके साथ वाले कार्बन में हाइड्रोजन नीचे वाला, जो इसके बिल्कुल एंटी पोजीशन पे होगा ना, वो वाला हाइड्रोजन जाएगा, सेम साइड वाला नहीं जाएगा। सेम से जाता है तो उसको सिन एलिमिनेशन कहते हैं। चलिए, इस तरह की रामायण हुई, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं। लिविंग न्यूक्लियोफाइल, देखो वही पुरानी बात, फ्लोराइड से बेटर फ्लोराइड होता है, उससे बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड, और सबसे बेटर होता है लिविंग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड। ये तो सेम है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड किसकी हायर प्रायोरिटी होगी E2 में जाने की, क्या प्राइमरी वाला, क्योंकि SN2 में तो प्राइमरी होता था, क्या यहां पर भी प्राइमरी होगा? नहीं भाई, एक कहावत केमिस्ट्री की जो मैं बार बार बोलता हूं कि जो स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है और ज्यादा बनता है। यहां पर एल्कीन बन रहा है, जो स्टेबल एल्कीन होगा वो सबसे पहले बनेगा। लेकिन कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है? अब आप देखिए जरा, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्या ये या ये या फिर ये। इसका उत्तर नहीं है, या फिर ये। देखिए, अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें। यहां से आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 3 इधर से और 3 इधर से, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 3 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे पहले बनेगा, सबसे पहले बनेगा। ये थोड़ा देर में, ये और देर में, ये और देर में, सबसे देर में। तो कभी भी आप ध्यान रखना, अगर हमें प्रायोरिटी की बात करनी है ना,
कि प्रायोरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स E2, तो इट इज ऑलवेज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड माय डियर प्राइमरी। बिल्कुल वही है जो कि E1 में था लेकिन SN2 में नहीं था। यानी कि E1 हो या E2 दोनों में अल्काइल हैलाइड 3 to 1 है। बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा E1 तो SN1 जैसा होता है, उसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं तो 3 to 1 हो गया, और E2 में क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो वो 1 to 3 सोचने लग जाते हैं। ये गलत है, बिल्कुल साफ तौर पर गलत है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ गई। तो क्या क्या बातें हमने समझ में अपने दिमाग में घुसा ली हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि E2 में रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। सॉरी, गलत बोल गया, 1 स्टेप में होगा। नाम E2 है लेकिन होगा 2 स्टेप में। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है रेट यहाँ पर 2 कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड और बेस। लेकिन बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये वेट नहीं करेगा कि पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल जाए फिर मैं हमला करूं। साइमल्टेनियसली ये एच को एलिमिनेट भी करेगा और डीहेलोजिनेशन भी होगा। लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, प्रोडक्ट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे कार्बन के बीच में, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाता है। तो जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, वो अल्काइल हैलाइड उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। तो हमने ये देखा कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें जितने ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं। तो जिस एल्कीन में वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जितने ज्यादा डबल बॉन्ड के अराउंड एल्काइल ग्रुप होंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ऐसा कहता है कि दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल। चलिए, तो यहां पर ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया क्योंकि इसको हम आइसोलेट कर नहीं सकते हैं। अच्छा, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जबकि E1 में वीक बेस होते थे, क्योंकि वीक बेस वेट कर लेगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल निकल जाए फिर मैं हमला करूंगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, आप सारे स्ट्रॉन्ग बेस आप देख सकते हैं। कौन सा सोलवेंट यूज कर रहे हैं? E1 में हमारा था पोलर प्रोटिक सोलवेंट, लेकिन यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक क्यों था वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट द एस्पेक्ट अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट द E2 एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे। और नेचर ऑफ द लिविंग न्यूक्लियोफाइल दिस। और हाँ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक तो होते ही हैं, तो डेफिनेटली टेम्परेचर हमें ज्यादा ही रखना होगा, तभी बात बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। जब कोई कार्बोकेटाइन ही नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट का मतलब ही नहीं है। तो चलिए देखो, देखो हीट जरूर करना है, क्योंकि हीट का मतलब है एलिमिनेशन प्रिफर्ड। हीट नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो बेस होगा वो पहले एच आयन को निकालेगा। कौन से एच आयन को निकालेगा? एच आयन इधर भी है, इधर भी है, क्लोरो इधर है, एच एच एच। तो देखो क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहां से जो बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा जो क्लोरो के साथ में है, क्योंकि वो सिम एलिमिनेशन हो जाता है। क्योंकि क्लोरो पे भी थोड़ा नेगेटिव होगा और इस पे तो है ही भयंकर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। बेस हमारा शांति प्रिय है, गांधी के देश से है, ये एच आयन वहां से निकालेगा जहां से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, चुपचाप हाइड्रोजन निकाला और अपना चलता बना। तो यहाँ से एच आयन निकला, यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ पे धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इधर आए नेगेटिव और इधर पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बन गए, यू विल गेट एल्कीन। इस तरह से एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई E2 मैकेनिज्म के थ्रू। अच्छा जी, ये बात है। तो इसमें बताइए, अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं C2H5O माइनस, ठीक है, या फिर C2H5ONA, बोथ आर सेम थिंग, और हीट जरूर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, हीट जरूर कर रहे हैं। तो क्लोरो के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। देयर आर 2 बीटा कार्बन। मैंने E1 में भी आपको बताया कि जब 2-2 बीटा कार्बन आ जाएं या 3-3 बीटा कार्बन आ जाएं तो सबसे आप एच निकालिए। जिस बीटा के पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन निकालना होता है शेड्स ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हमने पहले ही बताया था, भिखारी को और भिखारी बना दो, पुअरर बिकम मोर पुअरर। यहां से हाइड्रोजन गया और क्लोरो गया, तो CH3 CH ये बन गया हमारा स्टेड्स ऑफ एलिमिनेशन। और अगर ज्यादा वाले से निकाल लिया, ज्यादा वाले से निकाल लिया तो ये बन गया होफमैन एलिमिनेशन। कम वाले से निकाला सेडजफ, ज्यादा वाले से निकाला होफमैन।
इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 इधर से 3 इधर से, इसमें मात्र 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल है मुन्ना वही मेजर है, जो लेस स्टेबल है वही माइनर है। जो लेस स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ सिस ट्रांस भी बन सकते हैं, दो ये हो गए, क्योंकि एक इसमें सिस और एक इसमें ट्रांस, ट्रांस और सिस दो बन जाते हैं, यहाँ पर एक बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर 3 बन गए, सिरजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन। देखिए, अगर हमने सोडियम मिथॉक्साइड हीट लिया तो देखो बेस स्ट्रॉन्ग है, आप बेस को देखते ही आइडिया लगा लीजिएगा कि ये E2 मैकेनिज्म आपसे चाह रहा है। बेस वीक है तो आपसे वो E1 एक्सपेक्ट करता है, E1 में आपको कार्बोकेटाइन बनाना होता है, E2 में आपको कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाना। तो ये आपसे क्योंकि E2 के थ्रू प्रोसीड करवाना चाहता है तो आप भी E2 के थ्रू चलिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है। क्लोरीन के लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भाई साहब हमारे बीटा 1 और बीटा 2 हो गए। जिससे कम है वहां से निकाला तो सिडजेफ, ज्यादा वाले से निकाला जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो होफमैन, या जिस जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वहां से निकाला तो सेटजेफ, ये बन गया हमारा सेटजेफ एलिमिनेशन, सेटजेफ। और ज्यादा वाले से निकाला जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है या जो कम सब्स्टिट्यूटेड है तो वो बन जाता है हमारा होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन एलिमिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आप बता सकते हो कौन ज्यादा मेजर माइनर, 3 3 6 3 9, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर और मात्र 1 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर, तो ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है, माइनर है। क्योंकि देखो बेस एचआर निकाल देगा, लेकिन बेस कौन से एचआर को निकालना चाहेगा, इधर से या इधर से, ठीक है। तो बेस हमारा एच आयन को निकाल सकता है, दोनों एच आयन को निकाल सकता है। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो अपने आप ही ज्यादा अमाउंट में बनेगा, जो लेस स्टेबल है वो थोड़ा देर में, कम अमाउंट में। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी, कभी कभी कहानी में बदलाव भी आते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं कि अगर बेस हम बहुत बल्कि ले लेते, अगर हम बहुत ही बल्कि बेस ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया टर्शरी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये बहुत ही बल्कि बेस है। अब बल्कि बेस क्या करेगा, इस बल्कि बेस को, ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, अब ये क्योंकि बहुत बड़ा बेस है, बड़ा बेस यहां से एच आयन निकालना इतना आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है ना। इस कार्बन के अराउंड देखो इधर 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 थोड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जो बेस है, जो बहुत बड़ा बेस है, वो यहाँ पे घुस ही नहीं पाएगा, एच आयन को निकाल नहीं पाएगा। अब ये सोच रहा है कि यार भीड़ तो बहुत ज्यादा है, एच आयन तो मुझे चाहिए, मैं एच आयन कौन सा निकालूं, यहाँ पर मैं घुस नहीं पा रहा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, काफी ज्यादा क्राउडेडनेस है। तो ये आलसी है थोड़ा सा, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है तो तेजी से नहीं चल पाता। तो ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये क्या करेगा, उस बीटा से हाइड्रोजन निकालने लग जाएगा ज्यादा, जिसके पास भीड़ कम है, जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यानी यहां पर आप देखेंगे कि जब बीटा 2 से हाइड्रोजन निकला, जब बीटा 2 से हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो ये ज्यादा अमाउंट में, यानी कि यहां पर जो होफमैन एलिमिनेशन है अगर वो 80% है, तो आप क्या देखेंगे कि जो सेडजेफ प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर एक माइनर प्रोडक्ट के तौर पे मिलने जा रहा है। जी हाँ, खेल पलट गया, खेल पलट गया। अगर बेस वीक था तो वीक बेस था, छोटा बेस था, घुस गया यहाँ से, अचानक को चुरा के ले आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत विशालकाय है, बहुत बड़ा है, ये घुस नहीं सकता यहाँ पर, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिपेल करेगा, थोड़ा दूर रहना चाहेगा। यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े, एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो कोई बात नहीं, साइड से लेके निकल लिया पतली गली से। तो यहाँ पर होफमैन एलिमिनेशन मींस अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो होफमैन को फेवर कीजिएगा, और बेस अगर इतना बल्कि नहीं है तो सेडजेफ को फेवर कीजिएगा। यहां पर अगर मैं इसको 80% बोलता हूं तो इसको मुझे 20% बोलना पड़ेगा। कहानी पलट गई, अगर बेस छोटा है, बल्कि नहीं है,
तो सेडजेफ को फेवर किया हमने, लेकिन बेस अगर बल्कि है तो हमने होफमैन को फेवर किया, होफमैन को फेवर किया। चलिए एक केस मैं और लेना चाहूंगा। देखो इस बार मैंने बेस बल्कि नहीं लिया, ठीक है, लेकिन मैंने इस बार लिविंग न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा बदल दिया। इस बार मैंने लिविंग न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन लिया है, फ्लोरीन, जो इतना बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। लेकिन इस केस में फ्लोरीन के लिए ये अल्फा है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। बीटा 1 से निकालोगे तो होफमैन, और बीटा 2 से निकालोगे, सॉरी उल्टा बोल गया, बीटा 1 से निकालोगे सेडजेफ, क्योंकि भिखारी को भिखारी बनाना है। बीटा 2 से निकालोगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, होफमैन। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम सेडजेफ प्रोडक्ट को ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं और होफमैन प्रोडक्ट को हम कम अमाउंट में बनाते हैं। ये हमारा होफमैन है, ये हमारा सेडजेफ है। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर होफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा या सेडजेफ प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा? तो आप देखिए होता क्या है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से पहले बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट भी थी, कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट भी आ रही थी। अगर मैं वो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाऊं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, है ना, इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब यहाँ पे फ्लोरो या क्लोरो ग्रुप अगर हम लगा दें तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर? देखो यहां से अगर मैं एक ट्रांजिशन स्टेट को बनाने की कोशिश करूं तो यहां से H और यहां से अगर फ्लोरीन जाता है, ठीक है, और यहां से भी जाता है, बीटा 1 से अगर जाता था तो क्या बनता? ओह नो, देखिए सीन क्या बनता है यहां पर, अगर मैं बीटा 1 से या बीटा 2 से हाइड्रोजन को निकालता हूं तो मेरे पास दो तरह की ट्रांजिशन स्टेट मुझे दिखाई दे रही है, दो तरह की ट्रांजिशन स्टेट मुझे दिखाई दे रही है। इफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल, इफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल इज फ्लोरीन, अगर लिविंग न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन है जिसपे थोड़ा डेल नेगेटिव और इधर भी डेल नेगेटिव होगा, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहां से जो बेस होगा वो इस H प्लस को निकालेगा, जो बेस है वो यहां से इस H प्लस को निकालेगा और यहां से वो इस H प्लस को निकालता है बेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये नेगेटिव करैक्टर मुझे जो दिखाई दे रहा है इस एनायन में, इस एल्कीन में, इस बेबी एल्कीन में, जो मुझे एक नेगेटिव करैक्टर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो दो मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं अपने प्लस आई इफेक्ट से, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको डीस्टेबलाइज करने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि एक मिथाइल है, यहां पर दो मिथाइल थे, ठीक है ना, यहाँ एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल दूर हो गया तो उसका इंडक्टिंग तो वैसे ही वीक हो चुका है, तो यहाँ पर इंडक्टिंग एक मिथाइल का यहाँ दो मिथाइल का हो रहा है, ठीक है। बल्कि इस मिथाइल, सॉरी इस मिथाइल का भी प्रॉपर नहीं है, इस मिथाइल का प्रॉपर नहीं है, जबकि यहाँ पर इस मिथाइल का जो इंडक्टिव है प्रॉपर आएगा, इसका और भी कम इफेक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे नजर आ रही है ना ट्रांजिशन स्टेट, ये इसके कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो होफमैन प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक माइनर प्रोडक्ट आएगा। जनरली हमेशा हम देख, जनरली क्या होता है सेड जो प्रोडक्ट होफमैन पे डोमिनेट करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि अगर बल्कि बेस है तो कहानी पलट गई थी, बल्कि बेस था तो कहानी पलट गई, होफमैन ने डोमिनेट कर दिया सेडजेफ को। लेकिन अगर लिविंग न्यूक्लियोफाइल, अगर लिविंग न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन है
तो भी कहानी पलट रही है। होफमैन स्टेट जब पर डोमिनेट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबल इंटरमीडिएट, कि यहां पर मिथाइल ग्रुप फुल फ्लेज फॉर्म में होगा, प्लस आई करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकता है। यहां पर वो फुल फ्लेज नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वीक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा। जो मिथाइल ग्रुप है वो थोड़ा दूर भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा मुझे कंपेरेटिवली पास दिखाई दे रहा है। ठीक, तो होफमैन की दो कंडीशन हमें साफ साफ नजर आ गई, जहां पर वो सिड जेफ पर डोमिनेट कर रहा है जबरदस्त तरीके से। क्या और भी कहीं कुछ हो सकता है क्या? चलो देख लेंगे भाई, कहीं पर भी होगा। अगर मैं क्लोरो को इधर लगाता हूँ, क्लोरो को इधर लगा देता हूँ, बट बेटा CH2 एक बार इधर भी लेकर देख लिया जाए क्या? CH2 Cl, हाँ ये बनाना बढ़िया, ये बना बढ़िया, मजा मजा। चल बेटा तू निकल ले पतली गली से। देखो यहां पर भी अगर हम बेस लेते हैं तो फिर से दो बातें बनती हैं हमारे पास सामने, फिर से दो बातें आती हैं। टिक 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 टिक। देखो फिर से दो बातें आती हैं। क्लोरीन के लिए ये अल्फा है, ये बीटा 1 हो गया, ये फिर से बीटा 2 हो गया। बीटा 2 से निकालते हैं तो इसके पास हाइड्रोजन कम है तो स्टेटजेफ, बीटा 2 जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो होफमैन। अब कहां से HN निकलना चाहिए? दोनों बना लेते हैं, जो स्टेबल होता है हमेशा वो ज्यादा बनता है जनरली, लेकिन कभी कभी बीच में भी देखना पड़ता है हो क्या रहा है। यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक मैं बनाता हूँ सेडजेफ से और एक मैं बना लेता हूँ होफमैन से। ठीक है, अगर मैंने सेडजेफ से बनाया तो भिखारी को और भिखारी बना दो, मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, H और Cl इधर डबल बॉन्ड आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये मेरा सेडजेफ प्रोडक्ट बन गया। मैंने भिखारी को और भिखारी बना दिया, जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन था हमने वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, या जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था। अब यहां से अगर हम बीटा 1 से निकाल, क्योंकि बीटा 1 के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा वाले से निकालना होफमैन होता है, H और Cl, तो इधर डबल बॉन्ड आना चाहिए, CH मिथाइल CH मिथाइल। अब यहां पर आप देखें तो आपको लगेगा कि 3 और 3 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें आपको लगेगा केवल एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन ना। देखो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा है, उसके पास तलवार भी है, उसके पास चाकू भी है, और 4-5 उसके साथ उसके छोटे छोटे बदमाश भी आ रहे हैं, तो अपन को घबराना नहीं है, अपन अपनी पिस्टल निकालेंगे और डिचके डिचके उड़ा दिया। मीन्स फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, अपने पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस। ये देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, यहाँ पर वो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं था, तो यहाँ पर कम हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की। ये जो डबल बॉन्ड बना है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर भी होफमैन प्रोडक्ट मेजर आ रहा है और यहाँ पर सेडजेफ प्रोडक्ट माइनर आ रहा है। तो देखो तीन बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात है कि कब हमारा होफमैन सेडजेफ पर डोमिनेट करेगा। पहला मैंने बताया अगर बल्कि बेस है तो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का अगर बल्कि बेस है तो। दूसरा हमने देखा लीविंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग न्यूक्लियोफाइल अगर फ्लोरीन है। और तीसरा, तीसरा कौन हो सकता है? कॉन्जुगेशन, अगर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आ रहा है तो वो होफमैन को फेवर कर रहा है। आप देख रहे हो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं से निकल रहा है, जिसके पास कम थे उसको फेवर नहीं किया, सेडजेफ को फेवर नहीं किया, होफमैन को किया, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो देखिए ये तो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे, इंटरमीडिएट पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। अल्टीमेटली जो स्टेबल है वो ज्यादा बनना है, यही सर्व सत्य है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अल्टीमेटली ज्यादा अमाउंट में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, गुड, चलिए ठीक है। अरे छलिया छलिया छलिया,
रूप चुरा लूं मैं हूं ऐसी चलिया। चलो यहां पर बताइए हमें कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो ये क्लोरीन हमारे लिए अल्फा है, ये बीटा 1 कर लेता हूं, ये बीटा 2 कर लेता हूं। अब अगर मिथाइल ऊपर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर तो एक हाइड्रोजन नीचे। अब E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। E2 इज एंटी एलिमिनेशन, यानी कि क्लोरीन अगर ऊपर है तो वो बीटा के उस हाइड्रोजन को निकालेगा जो नीचे होगा। अगर क्लोरीन ऊपर है तो नीचे वाला, यानी यहां से जा सकता है। चलो पहुंचा दो, ये मिथाइल हो गया, बाकी तो ये दो हाइड्रोजन है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन भी तो इसके साथ एंटी पोजीशन पे है, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। चलो हम यहां से भी निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, दो प्रोडक्ट हमें मिल गए। जी हाँ, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन था। अब देखें क्लोरीन के लिए ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अब इधर मिथाइल अगर नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर, यहां मिथाइल ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे। दोनों में से बीटा 1 या बीटा 2 में से कौन सा बीटा कार्बन होगा जो एलिमिनेशन देगा। अब E2 इज एंटी एलिमिनेशन, सिम एलिमिनेशन नहीं होता, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो अगर क्लोरीन हमारा नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर मतलब यहां से यहां डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये मिथाइल आ गया और फिर ये मिथाइल। इस टाइप से प्रोडक्ट हमें साफ साफ मिलता दिख रहा है। अब इधर बताइए क्या होगा। अब क्लोरीन के लिए अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अगर मिथाइल नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे हाइड्रोजन ऊपर, और क्लोरीन भी ऊपर है तो या ना तो ये बीटा एलिमिनेशन करेगा ना ये करेगा। तो सॉरी सॉरी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता है, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। सीन क्या बनेगा, क्लोरीन के लिए अल्फा, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। मिथाइल नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर। तो ये दोनों तो अब एंटी नहीं है, तो इस बीटा 1 के थ्रू तो नहीं करना चाहिए, तो बीटा 2 पे आ जाओ। लेकिन इधर एक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, इसके ड्यूटेरियम भी एक तरीके का हाइड्रोजन ही होता है। तो इस बार हम इस नॉर्मल प्रोटॉन प्रोटियम को नहीं निकालेंगे, हम ड्यूटेरियम को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ड्यूटेरियम ही इसके साथ में एंटी पोजीशन में है, एंटी पोजीशन में है। तो ऐसे ड्यूटेरियम निकल गया हाइड्रोजन, और यहां से ये मिथाइल तो है ही हमारा। इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो E2 हमारा कहीं ना कहीं एंटी एलिमिनेशन होता है। तो E2 में हमने सेडजब देखा, होफमैन देखा, को किस कंडीशन में, कौन किस कंडीशन में डोमिनेट कर रहा है। सेडजब कब डोमिनेट करता है और होफमैन कब डोमिनेट कर रहा है। होफमैन की मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी, बल्कि बेस होना चाहिए, या लिविंग न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन होना चाहिए, या प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है। तो 3 कंडीशन में आप देख रहे हैं कि होफमैन एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, अदरवाइज तो सेडजेब चलता ही है। तो ये कहानी हुई हमारी E1 की, और ये कहानी हुई हमारी E2 की, जिसमें हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको समझा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है E1 का। E1 में आप बिना कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट के आगे ना बढ़ें, और E2 में देयर इज नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ का जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसको आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज कंप्लीट लेक्चर फॉर E1 एंड E2। E1 को हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था, E2 को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो दिस इज कंप्लीट लेक्चर ऑन एलिमिनेशन। होप आप इसको पढ़ेंगे और इसको अपना रेडी कर लेंगे। तो टिल देन हर बार की तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।